नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा एस सिद्धार्थ के लाए गए उस नियमावली पर करने जा रहे हैं, जिस नियमावली को देखने से तो यही लगता है कि सिद्धार्थ किसी खास उद्देश्य के लिए ये नियमावली लाए हैं। जी हाँ, अगर उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहता, उद्देश्य समान तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं ज़मीनी तौर पे, अगर वो रहता तो फिर चर्चाएं कुछ और होती, क्योंकि बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप कर रहे हैं, बात शिक्षकों के स्कूल में पहुंचने की कर रहे हैं, बात छात्रों के स्कूल में पहुंचने तक की कर रहे हैं, लेकिन इस तबादले नीति में कहीं भी वो फोकस नहीं दिख रहा है। ये खास तरीके से फोकस्ड दिख रहा है और एक खास तरीके का लक्ष्य साधने की कोशिश जैसी बातें दिख रही हैं। इस प्रदेश में सिद्धार्थ जी 5 तरह के शिक्षक हैं। एक शिक्षक वो है जो आपके नीतिगत निर्णय के साथ खड़ा नहीं है। वो आज भी अपने गांव में है, वो आज भी अपने पंचायत में है और मज़े से नौकरी कर रहा है। और आज समस्या वही है जो आपकी व्यवस्थाओं को चलने नहीं दे रहा है। बीपीएससी शिक्षक भी वहाँ गए हैं, वो भी प्रताड़ित हैं, जो नियोजित हैं वो भी प्रताड़ित हैं। मतलब पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा जो बहाली की गई, वो शिक्षक आज विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और कहीं न कहीं विभाग उन्हीं शिक्षकों को लक्ष्य में रख करके नीतिगत निर्णय हाल के दिनों में वो ले रहे हैं। तो आपने नीतिगत निर्णय जो सामने लाया है, उस निर्णय के सहारे क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक टीचर को तो आपने पहले ही छोड़ दिया, बचे आपके 4 तरीके के टीचर। एक टीचर जो नियमित है, दूसरे टीचर जो टीआरई 1 में आए, तीसरे टीचर वो जो टीआरई 2 में आए, और चौथे जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने के रेस में। आपने तबादला नीति लाई, सभी के लिए लाई नीति आपने, इन चारों के लिए। जो पहले शिक्षा मित्र वाले थे उनके लिए आपने तो कोई नीति नहीं लाई, लेकिन इन चारों के लिए नीति लाई। लेकिन जब आपने नीतिगत जो नीति आपने लाई और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें से 3 तरीके के शिक्षकों को लेकर आपने कह दिया कि आप ट्रांसफ़र नहीं भी ले सकते, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, उनको आप कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से, तबादले के प्रोसेस से आप उनको ये विशेष छूट दे दी कि आपको अगर नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते। तो फिर ऐसे में उसी तबादले नीति में ये कहना कि अगर आप तबादले को लेकर चॉइस नहीं देते हैं तो हम ये मानते हुए कि ये आपका गृह जिला है, हम आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सिद्धार्थ जी, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या फिर जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, क्या आपका ये जो तबादला नीति है उसमें कहाँ फिट बैठ रहा है? ये तो साफ दिख रहा है कि एक बड़े वर्ग को, जो वर्ग के पाठक की वजह से मनचाहे पोस्टिंग नहीं पा सका, उसको आप मौका दे रहे हैं, उसको आप अवसर दे रहे हैं कि वो जहाँ दूर है वो आकर अपने गृह जिला में, गृह प्रखंड भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसको सेटल कर देना है। क्योंकि चीज़ें कुछ इसी तरीके से दिख रही है। क्या बीपीएससी के चयनित जो भी शिक्षक हैं टीआरई 1 और टीआरई 2, क्या उन्होंने तबादले को लेकर कोई डेलीगेशन आपके पास गया था क्या? और अगर डेलीगेशन गया, अगर बात उनकी मान भी ली जाए, तो जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों के तबादले का जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, अनुमंडल से बाहर 10 अनुमंडल उनको चॉइस होना चाहिए। ये आपने उस डाटा का अध्ययन किया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने शिक्षक योगदान किए हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो अपने जिला से बाहर हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो अपने अनुमंडल से बाहर हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो अपने प्रखंड से बाहर हैं, और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो तमाम तरह के रैंडमाइजेशन के बावजूद भी वो अपने
पंचायत में पोस्टेड हैं? ये डाटा आपके पास है क्या? आपने इस पर अध्ययन किया क्या? नहीं, आपने ये देखा ही नहीं। क्योंकि इस पॉलिसी से बीपीएससी के उन शिक्षकों को भी लाभ नहीं मिलेगा जो अलग डिस्ट्रिक्ट में जिसकी पोस्टिंग हो गई है। क्योंकि 10 अनुमंडल जैसे ही आप उसको चॉइस के लिए कहेंगे, 3 अनुमंडल आपने कर दिया है कि 3 मिनिमम 3 होगा, तो किसी भी जिले में 4 अनुमंडल नहीं है। बहुत कम ऐसे जिले हैं जहां 4 अनुमंडल हैं। अब मुजफ्फरपुर ऐसे बड़े जिले में सिर्फ 2 ही अनुमंडल हैं। तो फिर जो चाहते हैं कि उनको बेहतर मौका मिले, घर के पास आने का अवसर मिले, वो तो अवसर आप दे नहीं रहे हैं। अवसर आप किसको दे रहे हैं बीपीएससी में? जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं, खास करके जो यूपी वाले हैं। आप 10 अनुमंडल देके तो उसी को लाभ पहुंचा रहे हैं ना। वो जो गोपालगंज हो, कैमूर हो, भभुआ हो, सासाराम हो, उस तरफ उधर हो गया, इधर गोपालगंज हो गया, क्या कहते हैं मोतिहारी हो गया, ये सब जगह है जहां उस 10 अनुमंडल में 3 जिला आराम से आ जाएगा, जहां से वो 5 घंटे में यूपी जा सकता है। तो ये लाभ का जो आपने जो नीति बनाई है उसका तो साफ परिलक्षित हो रहा है कि बिहार के बाहर के जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनको आपने मौका दिया है 10 अनुमंडल का चॉइस देकर। जो आप मान लीजिए किशनगंज में बहुत सारे यूपी की लड़कियों के लड़का का पोस्टिंग हो गया है, बहुत सारे लोगों को सहरसा भागलपुर हो गया है, वो लोग तो सभी लोगों अब आ जाएंगे यहाँ। तो लाभ तो उन्हीं को मिला। सबसे बड़ा लाभ अगर किसी का लाभों का अगर करिए आपके इस निर्णय से, तो यूपी के छात्र छात्राएं होंगे जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। और बीपीएससी में भी उन्हीं लड़कों को लाभ मिलेगा, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। उन्हीं लड़कों को लाभ मिलेगा जिसके पिताजी पदाधिकारी हैं, सांसद विधायक पीए हैं, क्योंकि लिस्ट आनी शुरू हो गई है। और ये अंदेशा हम शुरू से जता रहे थे कि ये सिद्धार्थ की जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी विधायक एमपी को खुश करने के लिए है, संघ के नेताओं को खुश करने के लिए है। मतलब संघ में भी कुछ खास लोग जो सीएम के करीब हैं उनको खुश करने के लिए है कि कुछ नाम है तो दे दीजिए, उनका हम करा देंगे पटना में, जहाँ चाहते हो वहाँ करा देंगे। क्योंकि जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी अपने आप में ये पारदर्शी कहीं से भी नहीं है। तो ये साफ है कि ये इस पॉलिसी के सहारे अगर किसी सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वो बिहार के बाहर के शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जो अपने घर के काफ़ी करीब मतलब यूपी के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बच्चों को मिलेगा, विधायक मंत्री के पीएस से लेके उनके तमाम रिश्तेदार नातेदार को मिलेगा। और जो बच जाएगा, जितना आईएएस आईपीएस वगैरह डिप्टी कलेक्टर वगैरह उन लोगों की भी कई परिवार के सदस्य बने हैं, वो लोग लाभुक की श्रेणी में रहेंगे। ये बात आप एकदम लकीर बांध के लिख लीजिए कि बीपीएससी को टच ही इसीलिए किया गया कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, इसके पीछे एक बड़ा खेल हुआ है। उस खेल का भी हम खुलासा करेंगे। जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को नज़रअंदाज किया गया, जिस तरीके से योग्यता जो निर्धारित योग्यता है उसको नज़रअंदाज किया गया, इसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं सॉल्वर गैंग वाले, जो जहां हमारी आपकी पहुंच नहीं है। ये सारे लोग एक खास मिशन के तहत बिहार में उनको नौकरी दी गई है। और उस नौकरी को में जो लोग भी आए और उसके पीछे जो पावर बैंक काम कर रहा था, उसी को खुश करने के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई गई है। बीपीएससी को जोड़ा ही इसलिए गया। अब बताइए कि जो नियमित शिक्षक हैं उनको नो करना है, जो बीपीएससी वाले हैं नो करना है, तो यस कौन करे? और जो जिसकी पोस्टिंग है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि जिसकी पोस्टिंग वैशाली में है, दूसरे जिला में है, और वो रहने वाला मुजफ्फरपुर का है, 10 अनुमंडल में मान लीजिए वैशाली से तो ट्रेन से मुजफ्फरपुर आ जा सकता है, पता चला कि उसको बेतिया ट्रांसफ़र कर दिए तो कैसे होगा? कैसे होगा? मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में सारे जिले को मिला दीजिए, तब जाके 12 गो अनुमंडल हो रहा है। कैसे वो अपना जो जहाँ बीपीएससी में जो सामान्य तौर पर जिसकी पोस्टिंग हुई है, वो तो हमें लगता है कि वो
आवेदन भी देने की स्थिति में नहीं है कि कहाँ आप इस नीति के तहत उसको भेज दीजिएगा। अभी वो अपने जिला में है या अपने जिला के बगल वाले जिला में है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो चॉइस के 3 जिला के बाहर उनकी पोस्टिंग हुई है। और उसके बाद पति पत्नी दोनों साथ करने की बात आए। देखिए, इसमें भी इन्होंने एक बड़ा खेल खेला है। भाई, पति पत्नी शिक्षक रहेगा उसको ना लाभ आप दीजिएगा कि पति रहेगा बैंक मैनेजर, पति रहेगा डिप्टी कलेक्टर, पति रहेगा दरोगा, उसको आप कैसे लाभ दे दीजिएगा? भाई, दिया है ना कि भारत सरकार और राज्य के कर्मचारियों को। यही सब खेला है, यही सब खेला समझ लो। जितना ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जितने सरकारी पदाधिकारी हैं, अपनी बीवी को जो शिक्षक बना है उसको चाहता है कि पटना में लाके पोस्टिंग करा दे। बस पटना में पोस्टिंग हो गया, अपने पूरे बिहार में घूमता रहेगा। किसी भी शिक्षक को छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसकी जो 3 साल से ज़्यादा कहीं पोस्ट रहता है? तो ये सारा खेल है कि जितने पदाधिकारी अधिकारी लोग हैं उनकी पत्नी पटना आ जाए, उनकी बेटी पटना आ जाए, बस एक ही खेल है। और पटना के तमाम सरकारी जो शहर में जो स्कूल है, के पाठक जी आप लोगों को कहा था ना कि नियोजित लोगों को शहर में हम अपॉइंट करेंगे, वो सारे शहर में इन लोगों के बाल गोपाल लोग पोस्ट होंगे। ये भी बात लिख कर रख लीजिए। तो पूरे सिद्धार्थ का जो ट्रांसफ़र नीति है ना, वो ट्रांसफ़र नीति एक खास वर्ग को कह सकते हैं कि खुश करने के लिए, एक खास वर्ग को प्रभाव को स्वीकार करने के लिए, और एक खास वर्ग के सहारे जो एक प्रेशर ग्रुप होता है उस ग्रुप के संतुष्ट करने के लिए पूरा ट्रांसफ़र नीति लाया गया। और नियोजित शिक्षक का क्या है, बेचारा तो गांव से आया है, गांव के परिवेश से पढ़ा बढ़ा है, उसके पास कौन सा प्रेशर ग्रुप है जो प्रेशर ग्रुप के सहारे सिद्धार्थ जैसे लोगों को लील डाउन करा सकता है? उसके पास तो कोई सी ताकत तो है नहीं। तो चलिए, अब आप जिला बदर भी होइए, परमंडल बदर भी होइए, और अगर ये सब भी अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरे हिस्से में भी जाइए। तो सवाल तबादले की नीति का नहीं है, सवाल है कि तबादले की नीति से जो आप एक रूपता लाने की बात कर रहे हैं ना, कहाँ एक रूपता है? आखिर अनुमंडल से बाहर नियोजित शिक्षक ही क्यों? क्या अनुमंडल से बाहर जो नियमित शिक्षक हैं वो परेशानी नहीं पैदा कर रहे हैं? उनको आपने घर में पोस्टिंग दे दिया है, क्या वो पढ़ा रहे हैं? जरा उसका आप विश्लेषण कर लीजिए। तो जब आप अपने पूरे नियमावली का पहला यही आपने नियमावली में लिखा है कि अनुमंडल में किसी की पोस्टिंग नहीं होगी, तो फिर आप अनुमंडल के बाहर सबकी पोस्टिंग होगी, तो नियमित क्यों अनुमंडल में? टीआरई 1 और टीआरई 2 अनुमंडल में क्यों? और क्यों नहीं नियमित विशिष्ट शिक्षक अपने अनुमंडल में? तो ये जो एक रूपता होनी चाहिए थी, ये एक रूपता नहीं होने के पीछे वजह यही है कि ये सिद्धार्थ एक खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं। और ये भी कह देते हैं कि जो पटना में चर्चा होती है ना ट्रांसफ़र उद्योग का, उस पर हम एक अलग तरीके से हम स्टोरी बनाएंगे। कहीं न कहीं उस उद्योग का भी इस पूरे तबादले नीति से बल मिल रहा है।